नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद भी किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये युद्ध केवल विजय नहीं, वीर सपूतों के शौर्य त्याग की गाथा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे हम सबके बीच में हमारे सम्मान और स्वागत, अभिनंदन और वंदन हमारे बीच में जिनका कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य उपस्थिति आपने श्रीमती विनोद विनाल जी सबका सम्मान करते हुए सम्मान और स्वागत, अभिनंदन और वंदन हमारे बीच में जिन अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और एके सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते थे। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। इस कारण से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, कोई कहीं है, किसी न किसी रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके साथ मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। आज मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे आज सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार और नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भाइयों बहनों, और उनको संधि की भीख मांगनी पड़ी थी। इस अभियान के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मेजर जनरल समी समरवाल जी ने बता दिया कि किस प्रकार जो है वो एयर कंडीशनर के बराबर होल से किस प्रकार अंदर जाकर कैसे वहां पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में किस तरह से उसने तबाही मचाई थी। तो आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले घटनाएं होती थी। कोई आतंकवादी हमला होता था, दुश्मन के सीमा पार से कोई आक्रमण होता था, तो भाइयों बहनों केवल निंदा कर दी जाती थी और निंदा करके इतिश्री कर ली जाती थी और ऐसा मान लिया जाता था कि अब आगे बढ़ो। कोई दुश्मन की गोली आती थी या हमारे कोई सैनिक बलिदान हो जाते थे, तो यहां से पूछना पड़ता था कि इस गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, आक्रमण का बदला लेना है कि नहीं लेना है। भाइयों बहनों, उस समय बदल गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में कोई एक भी गोली दुश्मन की आती है तो हमारी सेना दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करती है। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीद परिवार के वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से किया गया, जिसमें सेना, जिलाधिकारी, SSP समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के दौरान अल्मोड़ा जिले के 7 जवान शहीद हुए थे, जिनके बलिदान को याद करते हुए ये आयोजन किया गया। जैसा कि पता है आज कारगिल शौर्य दिवस है और आज के दिन हमारे सेनाओं के विजय का प्रतीक है, जब हमने कारगिल में पाकिस्तान की सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पुनः
सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा किया था। ये पूरे विश्व इतिहास में बहुत अद्भुत है कि नीचे की सेनाओं ने, पैदल सेनाओं ने ऊपर खड़ी सेनाओं पर कब्जा किया और अपने बहादुरी से पूरे विश्व में शौर्य की गाथा, शौर्य का परचम लहराया था। आज हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं और जनपद अल्मोड़ा के निवासियों से, अपने कलेक्ट्रेट से लेकर सारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि जब भी कोई शहीद का परिवार आए या भूतपूर्व सैनिक आए तो उसको पूरा सम्मान दें और यथासंभव उसकी मदद करने का करें। अल्मोड़ा जिले के ऑपरेशन विजय जो कारगिल में युद्ध हुआ था उसमें 7 शहीद हुए थे। उसमें से आज यहाँ पर 2 वीर नारियाँ वीरांगनाएं हैं। 4 महिलाएं जो वीर नारियाँ हैं वो अन्य जिलों में सेटल हो गई हैं और एक जो वीर नारी है हवलदार छेत्री की पत्नी, वो आज के दिन कारगिल द्रास में जो समारोह हो रहा है, मेन समारोह, उनको वहाँ आमंत्रित किया गया, वहाँ गई हैं। रुद्रप्रयाग में देर रात से हुई भारी बारिश के चलते आज कई स्थानों पर मलबा आने से, पहाड़ टूटने से मार्ग बाधित हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव के ऊपर से चट्टान टूटने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है। तो वहीं अगस्त मुनि के विजयनगर से सड़क मार्ग पर पानी भर जाने की वजह से घरों में पानी घुसा है। वहीं विकासखंड अगस्त मुनि की ग्राम सभा रुमसी में भारी बारिश के कारण आवासीय मकानों में खतरा पैदा हो गया है। ग्राम सभा चमोली के बगड़धार तोक पर भारी बारिश के कारण 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सौड़ी गदेरे में भूमि कटाव के कारण आवासीय मकानों को खतरा बन चुका है। संबंधित विभागों को भी तत्काल सूचित कर दिया गया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचकर लोगों को मदद दे रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फिलहाल यात्रियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तोता घाटी का लगभग 250 मीटर ऊंचाई वाला पहाड़ ऊपरी हिस्से से 2 से 3 फीट चौड़ी दरारें उसमें पड़ गई है, जो निरंतर गहरी होती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण से पूरा पहाड़ तोड़ने से हैवी ब्लास्टिंग से पूरा पहाड़ पूरी तरह से हिल चुका है। पहाड़ पर दरारों के पड़ने का पता तब चला जब कुछ दिनों पहले रॉकवॉल का ट्रीटमेंट करने वाली टीम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से यानी कि टॉप पर पहुंची और उन्होंने दरारें देखी। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ के दरकने का खतरा बताया है। इस पहाड़ के दरकने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबे समय तक बाधित रहने और बहुत बड़ी जनहानि की भी आशंका जताई जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग में जो ऑल वेदर रोड के द्वारा रोड कटिंग की गई थी, उसमें कुछ समय पूर्व जो पहाड़ ट्रीटमेंट की टीम के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें उन्हें 200-250 मीटर की ऊंचाई पर उनके पहाड़ी पे काफ़ी गहरी दरार दिखाई दी है, जिससे आने वाले समय में जनहानि का खतरा मंडरा रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे आने वाले समय में रोड व जनता के लिए सुविधा बनी रहे और कोई जनहानि होने से बचे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि विशेषकर कल नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। करेंगे 27 और 28 तारीख को। तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। राजधानी देहरादून के आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए यहां पर ये निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ
आईएएस अधिकारी एमटीटीए के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि भी दी जाएगी और जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलेंगी। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है और HADCO से मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि नए स्थान पर प्लॉट का सीमांकन चल रहा है, जिसके पूरे होते ही सभी प्रभावित व्यापारियों को जगह आवंटित की जाएगी। देखिए, आड़त बाज़ार जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जा सके। लगातार बैठकें की हैं और आपसी सहमति बना करके सबसे विकल्प लिए हैं और विकल्प लेकर के ही एक कमेटी बनी थी जिसमें जिला प्रशासन, MDDA, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के, PWD के सभी सदस्य थे और एक एक घर का मेजरमेंट लिया गया है, दुकानों का मेजरमेंट लिया गया है। सबकी सहमति के उपरांत ही ये काम किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार तथा चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की कठपुतली बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने सुशील कुमार की ओर से जारी की गई चिट्ठियों को बेशर्मीपूर्ण बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पर जब पूरी सरकार तो ली हुई है, पूरा चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग वो भाजपा की कठपुतली बना हुआ है, भाजपा का एजेंट बना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ऐसे काम कर रहा है जैसे बीजेपी का कोई बूथ एजेंट होगा। उन्होंने जिस प्रकार की चिट्ठी जारी करी, इतनी बेशर्मी तो कोई कर ही नहीं सकता जो सुशील कुमार ने करी है। हमने तो उनके बर्खास्त करने का मांग कर रखी है। राज्यपाल के हमने टाइम मांगा था, राज्यपाल जी ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद आपको मालूम ही है कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमने धरना दिया था। अब जब भी राज्यपाल समय देंगे, इनको हम सीट पर नहीं बैठने देंगे, इनको कुर्सी पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा दिन ये बैठ नहीं पाएंगे। उत्तराखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई है, जिसके तहत P2 पोलिंग पार्टी को चंपावत के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां विकासखंड चंपावत और बाराकोट के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगी और मतदान प्रक्रिया को संभव तरीके से यहां पर संपन्न कराएंगी। वहीं जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कर्मियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समयबद्ध मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, मैं मोनिका पाल, खंड विकास अधिकारी बाराकोट। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया विकासखंड बाराकोट में गतिमान है और उसी के क्रम में आज हमने 2 पार्टियां P-2 में रवाना कर दी हैं। पहली पार्टी अति संवेदनशील बूथ सील के लिए रवाना की गई है और दूसरी पार्टी संवेदनशील बूथ सलान के लिए रवाना की गई है। नमस्कार, मैं रिटर्निंग ऑफिसर बाराकोट, जिला पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, उसके लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, बाराकोट दत्तगिरी तिवारी। आज हमारी P-2 में 2 बूथों पे पार्टियां रवाना होनी थी, जिसमें से एक बूथ संवेदनशील और एक अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील बूथ सील में हमारी पार्टी रवाना हो चुकी है। इसी तरह हमारी संवेदनशील बूथ नेत्र सलान के लिए भी पार्टी का रवानगी हो चुकी है। धन्यवाद। चंपावत में दूसरे चरण के मतदान में हमारे 2 विकास खंडों का मतदान होना है, जिसमें एक हमारा चंपावत विकास खंड है और दूसरा बाराकोट विकास खंड है। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जिनमें हमें टीम को डिप्यूट करना था, उनके लिए आज हमारी कुल 13 टीमें, जिसमें 11 टीमें चंपावत की और 2 टीमें बाराकोट की, आज अपने गंतव्य के लिए मूव कर गई हैं। और अभी जो हमारे पास सूचना है उसमें से कई सारी टीमें पहुंच भी गई हैं और 1 बजे तक सारी टीमें पहुंचने की हमें सूचना है कि 1 बजे तक सारी टीमें पहुँच जाएंगी। इस चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हैं। जो हमारी मतपेटियाँ हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं, सुरक्षा की बात करें, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मिनिमम फैसिलिटी जो हमें सारे मतदान केंद्रों पर देना है वो भी
देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिलाधिकारी समिन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई, तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू करने को कहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून ज़िले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। मॉनसून सीजन में हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बद्रीनाथपुरी में श्रद्धालु बता दें कि आसपास के रमणीक तीर्थ स्थलों के दर्शनों के साथ साथ धाम में हो रहे श्रीमद् भागवत पुराण में पहुंच रहे हैं। हालांकि चमोली के ज्योतिर्मंडल क्षेत्र में सबसे अधिक रिकॉर्ड 33 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई है। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगमता के साथ जारी है। शुक्रवार को जहां बद्रीपुरी में करीब 3200 श्रद्धालु पहुंचे और कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु का आंकड़ा 12 लाख के पार हो चुका है। पीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि पीकेटीसी द्वारा सभी तीर्थयात्रियों को सुगमता के साथ बद्री विशाल भगवान के दर्शन हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।